नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का। हेल्थ केयर ग्रोथ धुआंधार, सुप्रीम चिंता की बात। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के हेल्थ सिस्टम की। अपने देश में हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर की ग्रोथ चौंकाने वाली है। जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं, ये चिंता की बात है और देश की सर्वोच्च अदालत ने अपनी चिंता से केंद्र और राज्यों को वाकिफ भी करा है, जवाब मांगा है। चिंता इस वजह से है कि हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर कोई मजबूत कानून ही लागू नहीं हो रहा, लिहाजा मानक फॉलो नहीं किए जा रहे। हेल्थ केयर से जुड़े प्रोफेशनल्स की स्किल अक्सर कमजोर होती है। मुद्दा बड़ा है, हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है। आप भी कॉल करें, अपनी राय रखें, सवाल पूछें, एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे। हमारा फोन नंबर है 8178999182। भोपाल की गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने मेडिकल से जुड़ी सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी कानून को काफी जरूरी माना है। उन्होंने ये कहा कि मरीजों और डॉक्टर्स की सुविधा के लिए रेगुलेटरी होना जरूरी है। और क्या क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल से जुड़ी सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी कानून 3 साल बाद भी लागू न हो पाने पर नाराजगी जाहिर की है। इस वक्त हम भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और हमीदिया अस्पताल भी यहां पर है। मेडिकल सेवाओं में नियंत्रण संबंधी कानून कितना ज़रूरी है, ये समझने की कोशिश करते हैं। कुछ जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की और समय भी दिया है कि इतने तय समय सीमा के भीतर आप कानून लागू कीजिए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। कितना ज़रूरी मानते हैं इसे आप? देखिए, किसी भी व्यवस्था के लिए कुछ तय मानक होते हैं और मानकों को मॉनिटर करने के लिए कोई ना कोई रेगुलरिटी अथॉरिटी की आवश्यकता होती है। यदि रेगुलरिटी अथॉरिटी रहेगी तो उससे जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो भी मेंटेन रहेंगे, क्वालिटी भी एश्योर्ड रहेगी और उससे आउटकम्स भी अच्छे होंगे। यदि हम देखा जाए, जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन है, जो मेडिकल की जितने भी संस्थाएं हैं भारत में, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका मॉनिटरिंग, उनका रेगुलरिटी, उनके टीचिंग स्टैंडर्ड, की ट्रेनिंग स्टैंडर्ड उसको मॉनिटर करती है। यदि ऐसी ही संस्था यदि नर्सिंग में बने, फिजियोथेरेपी में बने, पैरामेडिकल में बने, तो उससे क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल सेट होगा और उसी के कारण जो बेटर आउटकम, यानी कि टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च का जो सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए हमारी सरकार का और है भी, तो उससे एक अच्छा आउटकम होगा। इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट अच्छा एक प्रैक्टिशनर होगा, एक अच्छा डॉक्टर बनेगा और साथ ही साथ उससे सोसाइटी को भी फायदा होगा। मैं आपसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या जो मानक लागू नहीं हुए हैं या जो रेगुलेटरी की बात की जा रही है उसके लागू ना होने से क्या हेल्थ सेक्टर में गिरावट भी दर्ज हो रही है? आप लोगों को आने वाले समय में इससे आप लोगों को भी, मरीजों को भी दिक्कतें हो सकती हैं अगर नहीं लागू होता है तो? जी बिल्कुल, जैसे कि अगर इस टाइप की एक्ट बनती है पैरामेडिकल और लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस इन सब के लिए, तो उससे हम एक क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स के साथ साथ पैरामेडिकल और ये लोग स्टाफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस टाइप के नॉर्म स्टैंडर्ड्स अगर बने हों कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, जैसे हम एनएमसी के अंतर्गत हमारे सारे ट्रेनिंग नॉर्म्स बने हुए हैं, आपके टीचिंग नॉर्म्स बने हुए हैं, इस टाइप के नॉर्म्स अगर हो तो फिर हमारे लिए और बेटर होगा कि हम हमारे देश को एक क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करें। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्योंकि रेगुलेटरी नहीं है और बार बार कोर्ट चेता रहा है, इस बार नाराजगी भी जाहिर की, डेडलाइन भी तय की कि अब तक आप लागू कीजिए नहीं तो कार्रवाई करेंगे। क्या समझते हैं आप, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इसे? जी देखिए, कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारी किसी भी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई होगी तो उसका क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट हम लोग एनालाइज कर पाएंगे और हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएंगे। इसलिए रेगुलेटरी अथॉरिटी की मांग हम लोग करते आए हैं। अगर ये अप्रूव होती हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, तो मेडिकल से जुड़ी नियंत्रण संबंधी जो कानून है उससे जो मेडिकल के छात्र हैं, जो अभी डॉक्टर भी हैं, वो मानते हैं कि लागू होना चाहिए ताकि एक निगरानी हो सके और जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कंट्रोल में रहे। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी भोपाल। और इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर भावना हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं एम्स भोपाल में। डॉक्टर राकेश गुप्ता, प्रेसिडेंट आईएमए रायपुर से,
और डॉक्टर रश्मि पाटीदार, डायरेक्टर हैं संजीवनी अस्पताल से। तो हमारे साथ हम हेल्थ केयर कानून पर बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से इस पर सख्त हुआ है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर MC मिश्रा से है। डॉक्टर मिश्रा, अगर आसान शब्दों में एक आम नागरिक ये जानना चाहे हेल्थ केयर केंद्रीय कानून क्या है, क्या इससे फायदा होगा, तो आप हमें समझाएं इससे क्या फायदा होगा और क्यों दिक्कत आखिर इसको लागू करने में आ रही है। धन्यवाद ज्योति चर्चा रखने के लिए। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन सोमवार को आई है जी, उन्होंने 2 महीने की एक निश्चित डेडलाइन दी है, अवधि दी है सरकार को, जो एक नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट 2021 में बना था, उसमें कार्यान्वयन नहीं हुआ है। और वो बेसिकली वो जो, जैसे हमारे बच्चे भी अभी कह रहे थे, मेडिकल के छात्र और PG स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि डॉक्टर्स के लिए NMC है, मेडिकल प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए नर्सिंग काउंसिल है, उसको कमीशन नाम शायद दिया गया हो। और लेकिन पैरामेडिकल फील्ड में जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या डॉक्टर्स और नर्सेस से कहीं ज्यादा होती है, बिकॉज हमें टेक्नीशियंस की हर क्षेत्र में आवश्यकता होती है, चाहे वो डायलिसिस टेक्नीशियन हो, चाहे वो OT टेक्नीशियन हो, चाहे वो प्लास्टर टेक्नीशियन हो, चाहे वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन अदरवाइज हो, जहां पे ब्लड टेस्ट वगैरह बहुत होते हैं। तो उनके सब में जो कार्य प्रणाली की गुणवत्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके लिए एक्ट बना 2021 में और उस पर कार्यान्वयन नहीं हुआ, जिसमें नेशनल कमीशन बनना था और स्टेट काउंसिल उसमें स्थापित होने चाहिए था। आज सिचुएशन बहुत अलग हो गई है, हर राज्य में अपना एक हेल्थ यूनिवर्सिटी है। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पैरामेडिकल जो पर्सनल है उनके लिए गुणवत्ता चाहिए, यूनिफॉर्मिटी चाहिए पूरे देश में एक समान। और आज जब हमें मेडिकल यूनिवर्सिटीज बन गई हैं तो इसको कार्यान्वित करने में कोई ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। और कोई भी कोर्स कहीं पे चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन आया है, ये इस वजह से भी आया है कि मशरूमिंग हो रही है। जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत बन रहे हैं, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस इतने बन गए, लेकिन गुणवत्ता का कहीं कोई उसमें वो नहीं होता, ऑब्जर्वेशन नहीं होती। लोग ऑब्जर्व नहीं करते कि हॉस्पिटल अटैच्ड है उस नर्सिंग कॉलेज से कि नहीं है। नर्सेस प्रोड्यूस हो जाते हैं लेकिन वो कभी वार्ड में नहीं गए होते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी समस्या है कि जितने रोगी होने चाहिए अस्पताल में उतने रोगी नहीं होते। खैर, उसके लिए NMC है, उस चीज को देखने के लिए नर्सिंग काउंसिल है, नर्सिंग की ट्रेनिंग को देखने के लिए। बाकी पैरामेडिकल जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो एक बैकबोन की तरह मैं मानता हूँ हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, उसमें हर स्टेज पे, चाहे ICU हो आज, वहां पे भी टेक्निकल स्टाफ की जरूरत होती है। इसी प्रकार से वेंटिलेटर अगर हम चला रहे हैं, एनेस्थीसिया दे रहे हैं, उसमें भी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की जरूरत होती है। कोई हमको सर्जरी में हमको हेल्प कर रहा है, उसमें भी OT टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है। तो ये जो पैरामेडिकल साइंस है और पैरामेडिकल जो ट्रेनिंग है, उसको गुणवत्ता लाने के लिए इसका ये किया गया, एक्ट पास किया गया जी डॉक्टर मिश्रा जी, और ये एक अच्छा कदम था। इस पर कार्यान्वयन होना चाहिए, कार्यान्वयन होना चाहिए। डॉक्टर भावना, जिस तरह से डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि हर राज्य की अपनी अलग एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसको लागू करने में इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो फिर आपको कहाँ लगता है कि कहाँ पेच अड़ा हुआ है, क्यों इसको क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है? देखिए, क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है और कहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं उसमें शायद कमेंट ना कर पाऊँ। ये जरूर कहना चाहूंगी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है, क्वालिटी कंट्रोल अल्टीमेटली बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी हेल्थ केयर से, दिस इज इन्वॉल्विंग अ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, तो उसमें हम वी आर कंसिडरिंग द हेल्थ, द लाइफ ऑफ द पेशेंट। तो ऐसे में अगर हम रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं रहेगी, हम क्वालिटी कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो कोई भी टेक्नीशियन है, टू दैट मैटर नर्स है या कोई डॉक्टर ही है, तो अगर उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतनी एक्सपर्टीज नहीं है पेशेंट को ट्रीट करने में या असिस्ट कराने में या कोई टेक्निकल इक्विपमेंट के लिए, तो इसका जो ब्रंट है वुड बी बोर्न बाय द पेशेंट।
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव अ रेगुलेटरी बॉडी, एंड जो ये मशरूमिंग ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स हैं इसके ऊपर कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए। हम जो भी नॉर्म्स हो, किसी भी बॉडी के नॉर्म्स हो, उसको फॉलो करें। स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल इज द नीड ऑफ द आवर। जी डॉक्टर राकेश, क्या आप मानते हैं कि सरकारी हेल्थ सेक्टर कमजोर होने से दिक्कतें ज्यादा बढ़ी हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 30-40 वर्षों में जो हेल्थ सेक्टर में ग्रोथ हुई है वो भारत की एक नीड थी। जी। जिस प्रकार से भारत की आबादी बढ़ी है, वहाँ न केवल डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी जरूरी थी, बल्कि हमको पैरामेडिकल स्टाफ की भी उतनी आवश्यकता होती है। सामान्यतः डॉक्टर मिश्रा ने बात कही, मुझे लगता है कि भारत देश के डॉक्टर सबसे ज्यादा दक्ष इसलिए माने जाते हैं कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। इसी प्रकार हमको पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत होती है। एक सामान्य डॉक्टर को काम करने के लिए कम से कम 8 पैरामेडिकल स्टाफ की अलग अलग विधाओं की जरूरत पड़ती है, और इनकी ट्रेनिंग यदि अच्छी ना हो और इनके शिक्षा का स्तर अच्छा ना हो तो मुझे लगता है कि डॉक्टर के जो ट्रीटमेंट का क्वालिटी है वो भी कहीं न कहीं अफेक्ट करता है। जो नेशनल मेडिकल कमीशन बना 2021 में, उसके साथ अन्य विधाओं की भी रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको खबर पढ़ रहा था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को केवल इसीलिए इस बात का संज्ञान लेना पड़ा कि जिस प्रकार की मशरूमिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की या नर्सिंग कॉलेजेस की हो रही है, उसमें क्वालिटी का अभाव है। डॉक्टर मिश्रा ने बिल्कुल बहुत सही बात कही कि हमारे पास जो सपोर्ट स्टाफ आता है पैरामेडिकल, वो पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं होता। हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस के दौरान देखते हैं कि नर्स को बीपी का कप बांधना नहीं आ रहा है, वेंट्रॉन का कलर देखना नहीं आ पा रहा है, नर्सिंग केयर कैसी होनी चाहिए यही नहीं मालूम है। दूसरे जो पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेन होकर आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है। मैं मानता हूँ कि मेडिकल शिक्षा का स्तर भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, टीचर्स की गुणवत्ता भी अपने आप में संदेह के दायरे में। लेकिन फिर भी यदि भारत को शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा में या स्वास्थ्य की स्तर में बहुत आगे जाना है तो इसका स्तर बहुत कड़ाई से, बहुत अच्छे अनुशासन से बना के रखना होगा, ताकि हम जो मेडिकल टूरिज्म या मेडिकल हब भारत को बनाने की बात करते हैं वो कम से कम हम उसको ठीक से बना पाए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि डॉक्टर एमसी मिश्रा जैसे जो शिक्षाविद हैं वो इस पर संभाले। और नेशनल मेडिकल कमीशन में जो अलग अलग विधाओं की जो जॉइंट टेक्नोलॉजी की PIL लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका संज्ञान लिया जाए। और एक समय सीमा में जो 2 महीने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके रेगुलेटरी अथॉरिटी की इम्प्लीमेंटेशन की बात 2 महीने में कही है, वो पूरी हो। और इस पे लगातार निगरानी तंत्र बनाने की जरूरत है। तो लगातार निगरानी तंत्र बनाने की जरूरत है। डॉक्टर रश्मि, जिस तरीके से डॉक्टर राकेश गुप्ता जिक्र कर रहे थे कि जो हेल्थ केयर का स्तर है वो गिरा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक्सपीरियंस को लेकर, काम के तजुर्बे को लेकर बात की स्टाफ की, ऐसे में क्या आप ये मानते हैं डॉक्टर रश्मि कि मानक फॉलो नहीं होने के चलते भी एक बड़ी वजह ये भी है जो शिक्षा का स्तर, जो इस तरीके से जो हेल्थ केयर का स्तर है उसमें ये गिरावट आई है? डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर रश्मि, आप अपनी वॉल्यूम कम कर लेंगी तो हम आपको बेहतर और आप हमें बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। जी जी, कहें डॉक्टर रश्मि। डॉक्टर रश्मि, आपको साफ नहीं सुन पा रहे हैं, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। रश्मि जी, डॉक्टर रश्मि, हम आपको साफ नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ तकनीकी खामी के चलते आवाज क्लियर आपकी नहीं आ रही है। डॉक्टर मिश्रा, क्या आप मानते हैं क्योंकि मानकों को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो एक बड़ी वजह है कि जो हेल्थ केयर का स्तर है उसमें कुछ गिरावट आई है? डॉक्टर मिश्रा, तो कोई संदेह है नहीं कि हमारे अगर मानक ठीक नहीं होंगे तो उसमें जो गुणवत्ता है हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, उस पर भी असर पड़ता है। आप देखिए, किसी भी मानक को स्थापित करने के लिए आपको 3
डोमेन्स की आवश्यकता होती है, जिसमें एक कॉग्निटिव डोमेन जिसमें नॉलेज आ जाती है, जो पढ़ाते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज, और टेक्निकल क्षेत्र में जिसमें ये सारे पैरामेडिकल फील्ड आते हैं, उसमें स्किल टीचिंग और स्किल ट्रेनिंग, जिसमें हैंड्स ऑन बहुत एक महत्वपूर्ण बन जाता है कि भाई किसी का अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उसमें उस टेक्नीशियन की क्या भूमिका होनी चाहिए, या कैथ लैब में कोई टेक्नीशियन काम कर रहा है, इस पर बहुत निर्भर करता है। या हमारा आईवीएफ प्रोग्राम है, उसमें टेक्नीशियंस इन्वॉल्व होते हैं, या ओटी में टेक्नीशियन इन्वॉल्व होते हैं, और उनकी जो एफिशिएंसी है वो पूरे ट्रीटमेंट को असर डालती है। अब उसमें सही मात्रा में दवाई उसके बारे में उसे पता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, उससे नर्स को पता नहीं है कि पीला कैनुला किस लिए होता है, नीला पिंक किस लिए होता है, क्योंकि नर्सिंग कॉलेजेस में भी मशरूमिंग हुई है, ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है। तो मैं बता रहा हूँ, हमने 1400 नर्सेज का साक्षात्कार किया एम्स में भर्ती करने के लिए आज से 10 वर्ष पहले जी। और जैसे जैसे हमें उत्तर मिल रहे थे, हम क्या कहते उस समय, उनसे पूछो आईवी लाइन कहाँ लगाएंगे, तो उनको ये तक नहीं पता कि आईवी लाइन किस वेन में लगता है, हाथ में लगता है, कहाँ लगता है। कोई बता रहे पॉप्लिटियल वेन में लगाएंगे, जिसमें आज तक कोई आईवी लाइन नहीं लगता है। ऐसे ऐसे उत्तर हम लोगों को सुनने को मिले और हम लोग अचंभित थे, ये क्या, किस तरह की ट्रेनिंग हो रही है इनकी, नर्सेज की भी और बाकी टेक्नीशियंस की तो ट्रेनिंग अभी बहुत ज्यादा कम शुरू हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जो मशरूमिंग हो रही है डिफरेंट प्राइवेट संस्थाओं से, उनको एक छत के नीचे लाके उनमें कितने ड्यूरेशन का कौन सा कोर्स कितना होना चाहिए, कितने उसमें डायडेक्टिक लेक्चर होने चाहिए, किसमें इंटरेक्टिव डिस्कशन कितने होने चाहिए। डॉक्टर मिश्रा जी डॉक्टर मिश्रा आपकी आवाज बंद हो गई है। कर रहा है जी जी। उसको ये पता होना चाहिए कि कैथ लैब में क्या रिक्वायरमेंट होती है, कार्डियोलॉजिस्ट को क्या चाहिए, सर्जन को क्या चाहिए, या एंडोस्कोपी टेक्नीशियन है, बहुत आवश्यक हो जाते हैं ये। जब एंडोस्कोपी होती है, उनकी एफिशिएंसी पे पूरे प्रोसीजर का जो स्मूथनेस है वो निर्भर करती है। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि ये बहुत आवश्यक है। इसमें पूरी समानता लाने के लिए देश भर में 2 साल का होना चाहिए डायलिसिस कोर्स, 2 का होना चाहिए, 1.5 का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। प्लास्टर टेक्नीशियन की कैसे ट्रेनिंग हो, क्योंकि अगर गलत प्लास्टर लगा दिया तो उससे बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या और आगे चल के इनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी हमको। जिस प्रकार से हेल्थ केयर में एक्सपेंशन हो रहा है, जिस प्रकार से ग्रोथ हो रही है हेल्थ केयर की, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, सभी में, तो इनकी ट्रेन्ड पर्सनल की तो अभी डिमांड हमारे आने वाले 2, 3, 4 दशकों तक रहेगी। जी, तो इसमें अभी से ही अगर गुणवत्ता बढ़ जाएगी तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा एक हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में ने अपने आप सुओ मोटो नहीं लिया है इसको। जी जी जी। इसमें कोई एनजीओ है, कोई बॉडी है जो गई है सुप्रीम कोर्ट में कि साहब इस पर कोई गाइडलाइन नहीं बनी, अभी तक वो बॉडी नहीं बनी जो 2021 में एक्ट पास हुआ था। जी डॉक्टर मिश्रा, इस पर सुप्रीम कोर्ट की ये अवधारणा आई है। जी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस तरीके से डॉक्टर मिश्रा बता भी रहे हैं विस्तार से कि क्या खामियां, क्या असर इसका हो रहा है। एक तरीके से मशरूमिंग जिस तरीके से कॉलेजेस की, इंस्टीट्यूट्स की हो रही है प्राइवेट, उसी का ये असर है कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसको जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो तक नहीं पता होती है। डॉक्टर रश्मि, मैं आपके पास आऊँगी, आप तक मेरी आवाज़ साफ पहुँच रही है। तो क्या हेल्थ सेक्टर पूरी तरीके से व्यवसाय में बदल चुका है, आप ये मानती हैं? जिस तरीके से जो रिजल्ट सामने आ रहा है, जो तस्वीर हम देख रहे हैं अपने आसपास, मानती हैं आप ये? मैडम, हेल्थ केयर के सेक्टर्स में जो मानकों को पूरा होना चाहिए ये बात सही है, लेकिन इसमें मैं मानती हूँ कि सिस्टम जो है इतना इजी होना चाहिए जिससे पैरामेडिकल स्टाफ से, सारे स्टाफ से इजीली अपनी ट्रेनिंग कर पाए, इजीली कोर्स को आगे बढ़ा पाए, जिससे जो हमारे सिस्टम में जो कमी आ रही है, जिसके कारण उनकी ट्रेनिंग्स में कमी आ रही है या पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने में कमी आ रही है। जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स पे अभी मैक्सिमम काम होने लगा है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट से स्विच होकर प्राइवेट की ओर जाने लगे हैं। तो हमें हमारे जो सिस्टम है मेडिकल काउंसलिंग को और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम्स को बूस्टअप करना होगा। एजुकेशन सिस्टम को मानकों के आधार पर बूस्टअप करके पैरामेडिकल कोर्सेज, सारे नर्सिंग कोर्सेज,
सारे जो टेक्नीशियन कोर्सेज, जितने भी प्रकार के कोर्सेज है, इनको इजीली अवेलेबल करवा के स्टूडेंट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएंगे, जिससे जो हमारे हेल्थ सेक्टर्स में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो कम हो पाएंगे और उससे हम इजीली फाइट कर पाएंगे हमारे चैलेंजेस के द्वारा। क्योंकि अभी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर लोड आयुष्मान योजना के कारण बहुत बढ़ गया है। सारे पेशेंट्स को आयुष्मान योजना में बेस्ट फैसिलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करवा रहा है। प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना, जिसके कारण आज हर गरीब के पास हर गरीब इलाज कराने में सक्षम हो रहा है। तो इसके लिए मैडम हमें मानकों को पूरा करने के आधार पर सारे नर्सिंग कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज को बूस्टअप करके सिस्टम्स के द्वारा इजीली उसको ट्रेनिंग करवा के ऐसा सिस्टम जनरेट करना चाहिए, ऐसा प्रोटोकॉल जनरेट करना चाहिए कि जिससे हर स्टूडेंट की प्रॉपर ट्रेनिंग हो पाए। जी डॉक्टर राकेश, क्या आप ये मानते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर है जो सरकार के कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा ढीला है, वो नहीं है सरकार के कंट्रोल में, क्या आप ये मानते हैं? देखिए, जो हेल्थ केयर सिस्टम है पूरा का पूरा, उसमें जहाँ तक मेडिकल प्रोफेशन की बात है या हॉस्पिटल सेक्टर है, उसके लिए बहुत सारे नॉर्म्स हैं। इसलिए छोटे अस्पतालों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें बढ़ोतरी की ओर है। और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल जो शिक्षा स्ट्रक्चर का होना चाहिए वो कहीं न कहीं मानकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसकी क्वालिटी खराब हुई है। मुझे लगता है कि इसका निगरानी तंत्र बढ़ाने की जरूरत है। मेडिकल कॉलेजेस में भी जो नंबर ऑफ पेशेंट होने चाहिए, यहाँ क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। क्योंकि ये संक्रमण काल है, इसलिए इसका निगरानी तंत्र जब तक मजबूत नहीं होगा, हम अपनी क्वालिटी जो 15-20 साल पहले डॉक्टर्स की क्वालिटी होती थी उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अभी जिस प्रकार से नंबर ऑफ डॉक्टर्स और नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं, उसी अनुपात में नंबर ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज बढ़े हैं। उसके कारण ज्यादा दिक्कतें ये हुई कि टीचर्स की संख्या और हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की संख्या जो उसके साथ अटैच होनी चाहिए वो वैसी नहीं है जैसा मानकों में लिखा गया है। इसीलिए जो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में निगरानी को मजबूत करने के लिए गई है, इसका संज्ञान लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट को सरकार को इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि 2 महीने के अंदर इस संस्थाओं को पुनर्जीवित किया जाए या इसका निगरानी तंत्र बनाया जाए। मुझे लगता है कि सिस्टम की भलाई के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बहुत दूरगामी आदेश है और आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिवर्तन पैरामेडिकल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन में देखने को मिले। जी, तो आने वाले वक्त में सकारात्मक परिणाम इसके देखने को मिल सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, क्या ये माना जाए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती कहीं इंस्टीट्यूशंस में क्वालिटी को अनदेखा किया जाता है, वो मुझे लगता है कि उसमें फिर से सोचने की जरूरत है और निगरानी तंत्र को सभी के लिए एक साथ मजबूती देने की जरूरत है। जी डॉक्टर मिश्रा, क्या मानते हैं जिस तरीके से हाई कोर्ट ने सख्ती इस मामले में दिखाई है कि आने वाले वक्त में जल्द ही मजबूत कानून हेल्थ केयर में आ सकता है, जल्द ही आम इंसान क्या ये उम्मीद कर सकता है आने वाले वक्त में कुछ बदलाव? नहीं, बिल्कुल। अब तो जब उच्चतम न्यायालय का आदेश है और निर्देश भी है, इसमें दोनों ही बातें हैं, तो मेरा मानना यह है कि ये बिल्कुल इस पर कार्यान्वयन होगा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं वो मीटिंग बुलाएं अपने राज्यों के सचिवों की और इस पे जो एक्शन प्लान है उसको उसकी जानकारी दें। तो बिल्कुल इससे बहुत सुधार होगा हेल्थ केयर में। और मैं ये समझता हूं कि एम्बुलेंस में कौन पेशेंट को चढ़ा रहा है, कौन उतार रहा है, वहां की ट्रेनिंग से लेके और बिल्कुल रोबोटिक सर्जरी की जो सर्जरी हो रही है उसमें जो टेक्नीशियन इन्वॉल्व है। और आज आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि विदेशों में डेवलप्ड कंट्रीज में जो अल्ट्रासाउंड, ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड है, वो अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियंस करते हैं, वो ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं करता है वहां पे। इतने हाईली ट्रेंड होते हैं वो लोग। और ये हमारे यहाँ भी किया जा सकता है। हमने देखा है, हमने एक स्टडी करी ट्रॉमा सेंटर में जिसमें हमने रेडियोग्राफर, रेडियोलॉजिस्ट और हमारी नर्सेस से अल्ट्रासाउंड कराया, ABCD जो करते हैं हम लाइफ सपोर्ट के लिए,
असेसमेंट के लिए पेशेंट के, और ट्रेनिंग के बाद कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं हमको मिला रेडियोलॉजिस्ट के रेजिडेंट्स और नर्सेज के बीच में। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग का इतना महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपके यहाँ कैमरे वाला टेक्नीशियन हो, आपके यहाँ भी इतने टेक्नीशियन इन्वॉल्व होते हैं जो आपके मीडिया में इतना मदद करते हैं। तो टेक्नीशियंस तो हर जगह उनकी आवश्यकता है और उनकी गुणवत्ता पे ही हमारा बहुत कुछ निर्भर करता है। आप देखिए सेम वीडियो टेक्नीशियन आपको एक कैसी अच्छी पिक्चर दिखा सकता है, अगर वो अच्छा नहीं ट्रेंड होगा तो शायद उतनी अच्छी तो ट्रेन प्रोफेशनल्स पर बात कर रहे हैं डॉक्टर मिश्रा। डॉक्टर भावना, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि ट्रेन प्रोफेशनल्स का जिक्र डॉक्टर मिश्रा ही कर रहे हैं। कुल मिलाकर हेल्थ केयर सेक्टर में ट्रेन प्रोफेशनल्स पर जोर दिए जाने की जरूरत महसूस है और इसको जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए, ये मानती हैं आप? बिल्कुल मानती हूँ, ट्रेन प्रोफेशनल की जरूरत होती है हेल्थ केयर में। अब मैं अगर आई का एग्जांपल दूं, ऑफ्थेल्मोलॉजी का एग्जांपल दूं, तो हमको अगर कोई पैरामेडिकल असिस्ट कर रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये इंस्ट्रूमेंट, ये फोर्सेप हमको इस स्टेप ऑफ सर्जरी में देना है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप ये किसी को समझा सकें कि आप ये दीजिए, ये नहीं दिया आपने। तो इट इज सॉर्ट ऑफ, ये एक तरीके का रिफ्लेक्स होता है जो कि ट्रेनिंग के बाद ही डेवलप होता है। तो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिसने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं और बहुत सारे पेशेंट्स असिस्ट करे हैं तो उसको ज़्यादा नॉलेज है उस पर्टिकुलर प्रोसीजर और इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, एंसिलरी इन्वेस्टिगेशंस और एंसिलरी टेक्निक्स के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स को रखें, क्योंकि वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स ही आपके लिए एक गुड एडजंक्टिव स्टाफ रहेगा फॉर गुड क्वालिटी आउटकम एंड गुड हेल्थ आउटकम्स। जी, लेकिन डॉक्टर भावना, जिस तरीके से डॉक्टर मिश्रा जिक्र कर रहे थे कि इतने सालों पहले जब इतने लोगों का इंटरव्यू किया तो ऐसी ऐसी बातें सामने आई जो बहुत आसान सी चीज़ें पता होनी चाहिए थी। पैरामेडिकल के जो इंटरव्यू देने के लिए आए थे स्टाफ का, उनको उन चीज़ों तक की जानकारी नहीं थी। कमी कहाँ पर ये होती है जिसको सुधार अगर शुरू में ही कर लिया जाए तो आगे इस तरीके की दिक्कत ना हो? जी, भी तो बहुत ही ज़रूरी है कि हमको जब हमारे पास पर्सनल आ रहा है वो पूरी तरीके से ट्रेंड रहेगा, तभी तो वो उस इन्वेस्टिगेशन को या उस सर्जरी को या उस प्रोसीजर को असिस्ट करा पाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली हमने भी ये देखा है कि एक पर्टिकुलर स्टेट से ही सारे नर्सिंग ऑफिसर्स आ रहे हैं और वो नर्सिंग ऑफिसर इतने ट्रेन नहीं होते हैं, जैसा अभी प्रोफेसर सर बोल रहे थे पहले कि उनको आप आईवी लाइन के लिए बोल दीजिए और कोई स्पेशलाइज, ये तो बहुत मिनिमम डिजायर्ड रिक्वायरमेंट है कि उनको आईवी लाइन आनी चाहिए। इसके अलावा भी और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जो कि आने चाहिए नहीं आते, तो इसीलिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, तो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है जिस पर जोर दिया जाना चाहिए। डॉक्टर भावना, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, वक्त की थोड़ी सी कमी है। आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया डॉक्टर भावना, डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर राकेश गुप्ता, और बहुत सारी चीजें बहुत तरीके से हमें समझाई, हमें, हमारे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम सबसे जुड़ने के लिए। और फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।